नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल श्री अरविंदो IAS पर। जैसा कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मध्य प्रदेश की सीरीज का कौन सा लेक्चर है? अगला लेक्चर है। ठीक है, जो मेरा इसके पहले वाला लेक्चर आपने देखा होगा, पहले वाला लेक्चर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, तो उस लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है। उस लेक्चर में मैंने आपको बेसिकली समझाया था नेशनल पार्क, है ना। नेशनल पार्क क्या होते हैं, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है नेशनल पार्क की, और हमारे इकोसिस्टम में और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है, मतलब जो जैव विविधता का संरक्षण है, उसमें उनका क्या योगदान होता है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझा है। उसमें हमने दो नेशनल पार्क के बारे में डिटेल भी पढ़ी हुई है, कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क हम उसमें पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हमारा नेशनल पार्क का ही अगला लेक्चर है। उस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के ऑलमोस्ट नेशनल पार्क्स को जो है खत्म करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अगले नेशनल पार्क की कि उन दोनों नेशनल पार्क के बाद अगला नेशनल पार्क हम कौन सा पढ़ेंगे। अगला मैं बात करता हूं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना नेशनल पार्क। सुनते जाइएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके हैं और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे आप और प्लस चीजों को नोट भी करते जाएं। ठीक है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो विंध्य पहाड़ियों के मध्य है। सबसे पहले अगर इसकी ज्योग्राफी अपन देखें, ठीक है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर आपको मिलेगा? मध्य प्रदेश का मैप लेकर आप बैठ जाइए सॉरी, तो मध्य प्रदेश के मैप में आपको दिखाई देगा पन्ना जो जिला है। जब पन्ना आप देखेंगे तो कहां मिलेगा आपको? जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको मिलेगा विंध्य पहाड़ियों के मध्य। ठीक है, जो विंध्यांचल रेंज है उसके मध्य में ये है। और विंध्यांचल रेंज में कौन सी विंध्यांचल पर्वतमाला? उत्तरी विंध्यांचल पर्वतमाला। ध्यान रखिएगा, कौन सी? उत्तरी विंध्यांचल पर्वतमालाओं के मध्य स्थित है। दो जिलों में बेसिकली ये आता है, पन्ना और छतरपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है? पन्ना डिस्ट्रिक्ट में और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल आपको मिलेगा 542.662 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। क्या है इसका क्षेत्रफल है। बेहद इंपॉर्टेंट बात एक मैं बता दूं आपको कि फैक्ट्स ध्यान रखिएगा, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहां पर। 1981 में, कब बोल रहा हूं मैं? 1981 में पन्ना को जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, नेशनल पार्क बनाया गया। और इस नेशनल पार्क को 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, है ना। फिर से सुन लीजिए, 1981 में नेशनल पार्क बना और 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। बेसिकली पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं हम? तीन भागों में। ध्यान रखिएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है, उस पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को हम कितने भागों में बांट रहे हैं? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को हम तीन भागों में बांट रहे हैं। वो तीन भाग कौन कौन से हैं हम वो देखते हैं। देखिए, पहला इसमें भाग होता है ऊपरी तलगांव पठार, ठीक है, अपर तलगांव प्लेटू। नेक्स्ट होता है मध्य हिनोता पठार, मध्य हिनोता पठार। सेकंड सुना होगा आपने, हिनोता हीरे की खान के लिए जो फेमस जगह है मध्य प्रदेश में। अगर सुना कभी हो आपने तो, और नहीं सुना होगा तो आगे आने वाले लेक्चर्स में आप सुन ही लेंगे। ठीक है, आई होप आप जो मैं बैठकर पढ़ा रहा हूं इस सीरीज को भी एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ कुछ लेक्चर्स मेरे ऐसे आते रहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इतना परेशान नहीं होंगे। आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो चीजों को आप आसानी से समझ भी लेंगे। तो सेकंड क्या होगा? मध्य हिनोता पठार। थर्ड है केन नदी घाटी। तीन क्षेत्र में डिवाइड किए हमने, ऊपरी तलगांव पठार, सेकंड है मध्य हिनोता पठार और थर्ड है केन नदी घाटी। ठीक, जो केन नदी है, जो केन रिवर है, केन रिवर को पन्ना नेशनल पार्क की लाइफलाइन कहते हैं, उसकी जीवन रेखा कहा जाता है। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, उस पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा है, उसकी लाइफलाइन कौन सी रिवर है? केन रिवर है। और आपने सुना होगा भारत की नदी जोड़ो परियोजना, और भारत में नदी जोड़ो परियोजना का प्रारंभ कहां से हुआ है? मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में कौन सा? केन बेतवा लिंक परियोजना। अगर आपने कभी सुना हो केन बेतवा लिंक परियोजना, सुना होगा मेरे ख्याल से। तो केन बेतवा जो लिंक परियोजना है, उस केन बेतवा लिंक परियोजना की वजह से जिस नेशनल पार्क की बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और जिस नेशनल पार्क की ज्योग्राफी और जिस नेशनल पार्क का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, वो नेशनल पार्क है पन्ना नेशनल पार्क। इज दैट क्लियर? कौन से परियोजना की वजह से? केन बेतवा लिंक परियोजना की वजह से। अब केन बेतवा लिंक परियोजना, जब नदी जोड़ो परियोजना आप पढ़ेंगे तो उसका अपना एक अलग टॉपिक है, बट मैंने यहां उसका कोरिलेशन थोड़ा सा इसलिए आपको बताया है।
अगर आप इसमें एनिमल्स की बात करें तो इसमें आपको बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिंकारा, भालू, जंगली भैंसा ये सब दिखाई देंगे। और आप इसमें वनस्पतियों की बात करते हैं तो आपको पता है बहुत ज्यादा सागौन यहाँ पर पाया जाता है और उष्णकटिबंधीय वन यहाँ पर पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। आप देखिए, जब भी मध्य प्रदेश की बात आती है, मध्य प्रदेश में आपको 3 बायोस्फीयर रिजर्व मिलेंगे। कितने बायोस्फीयर रिजर्व? 3। कौन कौन से 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कहां कहां उनकी ज्योग्राफी है, किस तरीके से किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, क्या क्या सारी चीजें हैं, जब मैं बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन यहां मैं फिर उनकी बात क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन है। उसका रीजन यह है कि पन्ना नेशनल पार्क जिसका भाग है वो भी बायोस्फीयर रिजर्व है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो पन्ना नेशनल पार्क जो है वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। और इसको बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया है? इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है 25 अगस्त 2011। ध्यान रखें, 25 अगस्त 2011 को इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा भी दिया गया है। यह मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में 2 बायोस्फीयर रिजर्व इससे पहले बन चुके हैं। पहला कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और सेकंड आपका है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। इज दैट क्लियर? इतना आपको क्लियर मेरे ख्याल से हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क बहुत ज्यादा फेमस है गिद्धों के संरक्षण के लिए। यहां गिद्ध संरक्षण की परियोजना बहुत व्यापक पैमाने पर चल रही है। मैंने आपको पहले बताया था कि नेशनल पार्क बेसिकली क्यों बनाए जाते हैं। नेशनल पार्क बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन हो सके, जैव विविधता का कंजर्वेशन हो सके, इकोसिस्टम को हम सुचारू रूप से बनाकर रख सकें। उसमें जो हार्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ठीक है, और जो ओमनिवोर्स हैं, वो सब तरीके से बैलेंस में रहे। मतलब शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये बैलेंस में हो। इनका जब बैलेंस रहेगा तभी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, तभी हमारा इकोसिस्टम अच्छे से वर्क करेगा, अच्छे से चलेगा। और आपने देखा होगा कि इकोसिस्टम को सुधारने के लिए वर्ल्ड लेवल पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया इकोसिस्टम को सुधारने के लिए लगी हुई है। हालांकि सुधार नहीं पा रहे हैं क्योंकि ह्यूमंस की इतनी विल पावर मेरे ख्याल से नहीं है, और वो प्रकृति का इतना दोहन करने में लगे हुए हैं, अंधाधुंध दोहन करने में लगे हुए हैं कि चीज़ों को इतनी आसानी से सुधारना भी नहीं चाहते। क्योंकि मनुष्य आज के समय तो आपको पता है बहुत सेल्फिश हो चुका है और प्रकृति को जो है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा है। लेकिन मजबूरी ऐसी आने वाली है कि व्यक्ति को प्रकृति को महत्व देना ही पड़ेगा, और ये कोरोना काल में लोगों को बहुत अच्छे से मेरे ख्याल समझ में भी आया होगा। आगे देखते हैं। इसी में केन बेतवा लिंक परियोजना हो चुकी है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आंवला उत्पादन और रेप्टाइल पार्क और जंगली भैंसे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक, यहां पर कुछ परियोजनाएं चल रही हैं। केन घड़ियाल वन्य जीव परियोजना, ध्यान रहे कौन सी परियोजना? केन घड़ियाल वन्य जीव परियोजना। और फिर से सुनिए, केन घड़ियाल वन्य जीव परियोजना, मतलब केन में घड़ियालों को पाला जा रहा है। ठीक है, और पांडव जलप्रपात यहां पर है, ये इसलिए फेमस है, और एक गाथा जलप्रपात है, ये इसलिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। इज दैट क्लियर? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मेन जो बातें थी, पन्ना नेशनल पार्क के बारे में जो मेन बातें थी, वो मैंने आप लोगों को क्लियर की है। तो वी हैव स्टडीड अबाउट द 3 नेशनल पार्क ऑफ द मध्य प्रदेश। फर्स्ट वन वाज कान्हा नेशनल पार्क, सेकंड वाज बांधवगढ़ नेशनल पार्क, एंड द थर्ड वन इज पन्ना नेशनल पार्क। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द 4th नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, एंड द 4th नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश इज पेंच नेशनल पार्क। विच नेशनल पार्क? पेंच नेशनल पार्क। पेंच नाम से समझ में आता है कहां होगा, पेंच नेशनल पार्क। जैसे मैं जिले बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जब भी आप पढ़ें, मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं तो आप मध्य प्रदेश का मैप लेकर बैठ जाइए। ठीक है, अगर मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं, अब कुछ लोग वो सोचेंगे आप ही मैप बनाकर समझे दीजिए, थोड़ी मेहनत आप भी कर लीजिए, है ना। मैप अगर लेकर बैठेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो पाएंगी। और निरंतर, या फिर खाली मैप लेकर आप बैठ जाइए और एक साइड जो आपका भरा मैप है वो आप लेकर बैठ जाइए, और दोनों में फिर आप लिखते चलिए अगर चीजें ऐसा भी करना चाहें तो। बाकी नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, तो पेंच नेशनल पार्क को हम देखते हैं। तो पेंच नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो देखिए, जिस तरीके से पन्ना नेशनल पार्क कहां पर था, पन्ना नेशनल पार्क विंध्याचल रेंज से रिलेटेड है। उसी तरीके से पेंच नेशनल पार्क की अगर आप बात करेंगे तो पेंच नेशनल पार्क सतपुड़ा रेंज से रिलेटेड है। ठीक है, जो सतपुड़ा पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की जो हिल्स हैं, उस सतपुड़ा पहाड़ियों में सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है।
कौन सा जिला मध्य प्रदेश का? सिवनी छिंदवाड़ा जिला। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में मैप पे सिवनी छिंदवाड़ा जिला कहां मिलेगा? महाराष्ट्र की तरफ आपको सिवनी छिंदवाड़ा जिला मिलेगा, दक्षिण की तरफ जाएंगे तो आपको सिवनी छिंदवाड़ा जिला मिलेगा, नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो मैप में, है ना। तो सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। तो जाहिर सी बात है, यह नेशनल पार्क ऐसा नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ नेशनल पार्क ये है। इज दैट क्लियर? तो सिवनी छिंदवाड़ा जिला हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेंच नेशनल पार्क को नेशनल पार्क बनाने से पहले इसे सेंचुरी बनाया गया था, इसे अभयारण्य बनाया गया था, और इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया था 1977 में। कब दिया गया था? 1977, 1977 में इसे अभयारण्य बनाया गया, और इसको जो नेशनल पार्क है वो बनाया गया 1983, 1983। कब बनाया गया है? 1983 में बनाया गया है, 1983 में बनाया गया है। इज दैट क्लियर? आई होप साथियों इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो 1977 और 1983 दो सन आप ध्यान रखिए, ठीक है। 1977 में अभयारण्य और 1983 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, और 1992 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। इज दैट क्लियर? तीनों फैक्ट्स आप नोट कर लीजिए, 1977, 1983 और 1992। इज दैट क्लियर? ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। 2012, अब 2012 में क्या हुआ? 2012 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, और 2012 में इसका नाम परिवर्तित कर इसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, है ना। अब ये किस नाम से जाना जाता है? ये इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रहे। और आपने सुना होगा मोगली लैंड, ठीक है। तो मोगली महोत्सव 2004 में यहां हुआ मोगली महोत्सव, बहुत फेमस मोगली लैंड यहीं पर है, ठीक है। द जंगल बुक जो बुक है, ठीक है, रोटियार्ड किपलिंग की, द जंगल बुक रोटियार्ड किपलिंग, ध्यान रखिएगा, द जंगल बुक, बार बार बोल रहा हूं, रोटियार्ड किपलिंग, वो कहां से रिलेटेड है? वो पेंच नेशनल पार्क से रिलेटेड है स्पेशली, है ना। आगे बढ़ते हैं। इस नेशनल पार्क में अगर आप बात करेंगे तो काले हिरण, बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गोर, नीलगाय, ये सब आपको देखने के लिए यहां मिलेंगी। और अच्छी बात यह कि इस नेशनल पार्क से पेंच नदी निकलती है, पेंच नदी यहां से होकर बहती है, इसलिए इसका कौन सा नेशनल पार्क नाम पड़ा है? पेंच नेशनल पार्क नाम पड़ा है, ठीक। और उसी पेंच रिवर पर यहां पर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का नाम है तोतला डोह बांध। कौन सा बांध है? तोतला डोह बांध। नाम से ध्यान रखिए, तोतला, बिल्कुल ध्यान रहेगा, तोतला डोह बांध यहां पर इस रिवर पर बना हुआ है। और यहां पर एक फेमस जगह है काला पहाड़, बहुत चर्चित स्थल है काला पहाड़, सुना भी होगा कई लोगों ने, अपने फैमिलीज में सुना होगा, अपने दादा दादी से सुना होगा कि कुछ ने तो काला पहाड़ ही छोड़ देंगे तुमको, है ना, सुने होंगे तुम लोग। तो कहने की काला पहाड़ जो है बहुत चर्चित स्थल यहां पर है, ठीक है। और यहां से एक नेशनल जो मार्ग है, जो सड़क है, वो होकर गुजरती है NH44 नेशनल हाईवे 44 यहां से होकर गुजरता है। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से पेंच के बारे में आपको क्लियर हुई होगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं मैं, जो प्रीलिम्स के, ध्यान रखिए नेशनल पार्क से प्रीलिम्स में क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, बट मेंस में लॉन्ग क्वेश्चन के तरीके से वो पूछ लेगा। राष्ट्रीय उद्यान क्या है मध्य प्रदेश के लिए, 4, 5, 6 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में लिखिए, वर्णन कीजिए, तो इतना तो अपने आप में बहुत है ना। तो ध्यान रहे, प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये होने वाले हैं, और आपको बिल्कुल इनके बारे में पता होना चाहिए। और 3 नंबर के हिसाब से तो मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। अगला नेशनल पार्क आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क, ठीक है। माधव नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको माधव नेशनल पार्क के बारे में बता दे रहा हूं, वो ये है कि माधव नेशनल पार्क इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर। वी हैव स्टडीड अबाउट द 4 नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर, but the Madhav National Park is not included in Project Tiger. Please don't be confused. ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये आ सकता है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा नहीं है, या निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर योजना नहीं चल रही है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कि कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। माधव नेशनल पार्क को डेफिनेटली ऑप्शन में आपको देगा। इज दैट क्लियर? बढ़ते हैं आगे। माधव नेशनल पार्क नाम से शो है, माधव,
मतलब शिवपुरी या ग्वालियर की कहने की बात होगी। तो बात हो रही शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट की। कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं? शिवपुरी। माधव नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। 1958 कब? 1958 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ध्यान रहे, माधव राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया 1958 में, 1958 में। इसका जो एरिया है वो एरिया 375.23 स्क्वायर किलोमीटर, 375.23 किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। किसका? माधव राष्ट्रीय उद्यान का। यहां पर बहुत ज्यादा वन घनत्व है, सर्वाधिक वन घनत्व, फॉरेस्ट डेंसिटी यहां पर नेशनल पार्क में काफी ज्यादा पाई जाती है। सिंधिया वंश के शिकार स्थल के रूप में बहुत ज्यादा फेमस रहा है यह नेशनल पार्क। ठीक है, ये जो नेशनल पार्क है यहां पर बरही नदी, कौन सी नदी? बरही। विच रिवर? बरही रिवर। बरही, BARHEE, बरही रिवर यहां से होकर प्रवाहित होती है। और यहीं पर एक फेमस रिवर और है, ये मतिहार रिवर के लिए भी फेमस है, मतिहार रिवर। और यहां पर एक झील है, उस मतिहार रिवर के पास में ही सांख्य सागर लेक या सांख्य सागर झील। वेरी इंपॉर्टेंट, नाम ध्यान रखिएगा। सांख्य सागर लेक या सांख्य सागर झील या जाधव सागर झील, दो यहां पर झीलें हैं, सांख्य सागर झील या जाधव सागर झील। और जो सांख्य सागर झील है वो बहुत ज्यादा फेमस है, मगरमच्छ सवारी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी सवारी के लिए? मगरमच्छ सवारी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है सांख्य सागर झील। सांख्य सागर लेक इज सिचुएटेड इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट इन माधव नेशनल पार्क। इज दैट क्लियर? और क्यों बहुत ज्यादा फेमस है? आई हैव क्लियर्ड। बढ़े आगे, यहां से आगरा मुंबई नेशनल हाईवे NH3 जो है होकर निकलता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इस नेशनल पार्क में एक बहुत ही फेमस भवन है, उस भवन का नाम है जॉर्ज केशल भवन। जॉर्ज केशल बिल्डिंग यहां पर बहुत ज्यादा फेमस बिल्डिंग है, जॉर्ज केशल बिल्डिंग। ठीक है, जो अपने आप में काफी ज्यादा फेमस बिल्डिंग यहां पर मानी जाती है। तो मेन फैक्ट्स जो हैं माधव नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि माधव नेशनल पार्क में मेन फैक्ट्स कौन से हैं और क्यों ये बहुत ज्यादा फेमस है। आई होप साथियों इतना यहां तक आपको क्लियर होगा। मैं समझ सकता हूं कि थोड़ी सी समस्या आपको आ रही होगी, क्योंकि मैं बोल बोल कर बहुत सारी चीजें बता दे रहा हूं। लेकिन आई होप अगर आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे हुए होंगे तो आपको इतनी समस्या नहीं आएगी, है ना। बढ़ते हैं हम आगे इसी में, नेक्स्ट अगले नेशनल पार्क की तरफ। अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान साथियों? सतपुड़ा, नाम से स्पष्ट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, बहुत एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है या सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द पार्ट ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टोल्ड इन अर्लियर which biosphere reserve? Panna biosphere reserve. Panna national park is the part of Panna biosphere reserve, and the Satpura national park is the part of Panchmadi biosphere reserve. Is that clear? So the first important fact or thing about the Satpura national park, Satpura national park is the part of Panchmadi biosphere reserve. ठीक है, and Satpura national park is situated in Hoshangabad district of Madhya Pradesh. It was established as a national park in 1981. 1981 में इसे नेशनल पार्क के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया, नेशनल पार्क के रूप में एस्टेब्लिश किया गया। कब? 1981 में। The total area of the total area of Satpura National Park is 528.72 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये, ठीक है, बर्ड सेंचुरी भी है, पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना गया है इसको। और जो गोर है, गोर मतलब इंडियन बाइसन, इंडियन बाइसन के लिए तो बहुत ज्यादा फेमस है। किसके लिए? इंडियन बाइसन के लिए, जिसे हम गोर बोलते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल कर लिया गया है, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है 1999 में, 1999 में, ठीक है, 1999, ध्यान रखिएगा, 1999 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया है। किसको? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। क्लियर? बढ़ते हैं अब आगे। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जो कृष्ण मृग आपने नाम सुना होगा, कृष्ण मृग, कस्तूरी मृग, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है सतपुड़ा नेशनल पार्क। कस्तूरी मृग के लिए काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, और यह मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहां पर जो मैंने पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपको बताया, वो मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, और 1999 में, 1999 में ही उसे मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया है।
इज दैट क्लियर? यूनेस्को की भी कुछ परियोजनाएं यहां पर चल रही है और यूनेस्को ने भी इसे जो है नेचुरल प्लेसेस में अपनी जो लिस्ट है उसमें एंट्री दे दी है। और एक और अगली इंपॉर्टेंट बात, तवा जलाशय का जो जल संग्रहण क्षेत्र है, तवा जो डैम बना हुआ है, तवा डैम का जो संग्रहण क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं ये जो नेशनल पार्क है वो कवर करता है, इस नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। और ये जो नेशनल पार्क है ये हाईलैंड इकोसिस्टम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हाईलैंड इकोसिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाईलैंड इकोसिस्टम का एग्जांपल है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अगली इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पर हम देखेंगे तवा और देनवा नदियों का संगम यहां पर है। कौन सी नदियों का संगम है? तवा और देनवा नदियों, दोनों का संगम यहां पर है, जहां पर एक विशेष पर्यटन स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। कभी जाएंगे तो आप घूमने जरूर जाइएगा। तवा और देनवा नदियों का संगम स्थल, जिसे मड़ई टूरिस्ट प्लेस के नाम से जाना जाता है। कौन सा टूरिस्ट प्लेस? मड़ई टूरिस्ट प्लेस। 3 नंबर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मड़ई टूरिस्ट प्लेस, तो मड़ई टूरिस्ट प्लेस कहां देखने के लिए मिलेगा? मड़ई टूरिस्ट प्लेस तवा और देनवा दोनों नदियों के संगम पर सतपुड़ा नेशनल पार्क में स्थित है मड़ई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पचमढ़ी तो पता ही है आपको, हिल स्टेशन, यहां पर बहुत ज्यादा फेमस है। यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें प्रशासनिक तौर पर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर बस, जीप, हाथी, ठीक है, डोंगी, नाव चलाने की अनुमति है। और सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर, पहले मैं बता चुका हूं, पचमढ़ी जब पढ़ाया था तब वो यहां पर स्थित है। अब पचमढ़ी वाला जो मेरा लेक्चर रहा है, जो मैंने आपको पर्यटन स्थल पढ़ाए हैं, उसको आप यहां से जो है कोरिलेट कर सकते हैं, है ना। पूरा मैं उसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं अपने पुराने लेक्चर्स में उसके बारे में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप देखिए और नोट्स बनाइए। इज दैट क्लियर? आई होप all of these things are cleared in your mind about the Satpura National Park. And the next one is, तो next national park is वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल या वन विहार भोपाल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 1979 में पूरा प्रोटेक्टेड एरिया जो है भोपाल पर, जो हिल्स पर जो बना हुआ है, जब भदभदा के पास से, सेर सपाटा के पास से जब देखेंगे, सेर सपाटा एक बहुत बढ़िया डेवलप जगह वहां पर हो चुकी है भोपाल में। ठीक है, तो अगर आप जब कभी भोपाल घूमेंगे या देखेंगे तो आपको वहां पर सेर सपाटा देखने के लिए मिलेगा, और उसी के जस्ट आगे जब आप जाएंगे तो आपको नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेगा। ये मध्य प्रदेश का, अगर नेचुरल प्लेसेस के मामले में अगर आप देखेंगे और जंगल एरिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटा है, सब सर्वाधिक छोटा नहीं है। वैसे तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक छोटा मुझे पता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जंगल एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये नेशनल पार्क बहुत ज्यादा छोटा नेशनल पार्क आप मिलेगा। 1979 में उसे प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया गया। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि 1979 में ही इसे नेशनल पार्क बना दिया गया, है ना। तो नेशनल पार्क बनाने की स्टार्टिंग 1979 में ही हो चुकी थी, बट फाइनली 26 जनवरी 1983 को, 26 जनवरी 1983 को इसे पूर्णतः राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया और इसका नाम वन विहार रख दिया गया। इज दैट क्लियर? तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर बुक्स में 1979 भी मिलता है तो। 4.45 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, मतलब 4.45 वर्ग किलोमीटर, मतलब 4.5 वर्ग किलोमीटर आपके लैंग्वेज में। ठीक है, कितने? 4.5। बढ़ते हैं आगे। यहां पर एकमात्र सर्प उद्यान है मध्य प्रदेश का, मतलब इसी नेशनल पार्क के अंदर आपको जो है रेप्टाइल पार्क भी देखने के लिए मिलेगा, मतलब एकमात्र सर्प उद्यान देखने के लिए मिलेगा। कई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये आया हुआ भी है, जहां पर अगर जाएंगे तो आपको भांति भांति प्रकार के, कई प्रकार के जो है रेप्टाइल्स देखने के लिए मिलेंगे। सर्प राष्ट्रीय उद्यान यहाँ, मतलब सर्प उद्यान यहाँ पर है। इसे चिड़ियाघर के रूप में भी डेवलप किया गया है ना, थोड़ा चिड़ियाघर की तरह भी है ये। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि 2008 से इस नेशनल पार्क ने एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना प्रारंभ की है। वो योजना है वन्य जीवों को गोद लेने की परंपरा, या वन्य जीवों को गोद लेने की योजना, है ना। तो वन्य जीवों को गोद लेने की योजना या वन्य जीवों को गोद लेने की परंपरा जो प्रारंभ की है, वो परंपरा कौन से नेशनल पार्क ने प्रारंभ की है? वो परंपरा प्रारंभ की है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल ने। और एक इंपॉर्टेंट बात, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर जो एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स को चिकित्सकीय सुविधाएं भी, मेडिकल फैसिलिटीज के हिसाब से भी इसको डेवलप किया गया है। और अगर किसी नेशनल पार्क में किसी तरीके से कोई भी वन्य प्राणी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, कुछ हो जाता है, और वहाँ अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो भोपाल में जो हमारा ये राष्ट्रीय उद्यान जो है, वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसे उस तरीके से डेवलप किया गया है, उस तरीके से बनाया जा रहा है ताकि वहाँ पर पूर्णतः चिकित्सकीय सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं जानवरों के लिए उपलब्ध रहे। अगली इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर बिहार विथिका भी है।
ध्यान रहे, बिहार विथिका। और रेस्क्यू सेंटर में बता ही चुका हूं, चिकित्सा सुविधाएं। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां पर काष्ठ का निर्मित, किससे निर्मित? काष्ठ का निर्मित, ठीक है, राजा भोज झील के किनारे, क्योंकि राजा भोज झील इससे लगी हुई इस नेशनल पार्क से, तो राजा भोज झील के किनारे यहां पर काष्ठ का बना हुआ एक कैफेटेरिया है। कौन सी जगह है? कैफेटेरिया। आप कभी जाए तो देखिएगा, कैफेटेरिया अपने आप में काफी बढ़िया जगह है। और खैर भोपाल तो बढ़िया है ही, है ना, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कहीं भोपाल की तरफ से बिलोंग करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब जब आप देखेंगे तो बढ़िया नेचुरल प्लेसेस हैं भोपाल में, बढ़िया प्लेसेस हैं। क्या हम तो मालवांचल से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा नेशनल पार्क है कुनो नेशनल पार्क। कुनो, कौन सा? कुनो नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट बना हुआ नेशनल पार्क है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में घोषित नेशनल पार्क निम्न में से कौन सा है, या ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो पहले अभयारण्य हुआ करता था, जिसे हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने और हमारा जो भारत शासन है उसने राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया है। तो वो है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क जो है वो श्योपुर जिले में है। कौन से जिले में आता है? श्योपुर जिले में आता है। और इससे पहले ये सेंचुरी था, इससे पहले क्या था? ये अभयारण्य था जिसका नाम था पालपुर कुनो अभयारण्य। क्या नाम था? पालपुर कुनो अभयारण्य। फिर से सुन लीजिए, पालपुर कुनो अभयारण्य। और इसे पालपुर कुनो को अभयारण्य बनाया गया था 1981 में। कब बनाया गया था? 1981। और इसे कुनो नेशनल पार्क बनाया गया है 2018 में, 2018 में इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान का फाइनली दर्जा दे दिया गया है, फाइनल दर्जा इसको मिल चुका है। और कुनो नेशनल पार्क नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर कुनो रिवर है। कौन सी नदी है? कुनो नदी यहां पर है, इसलिए इसका नाम जो है कुनो राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में जो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से मुझे लगता है क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है, और अगर आप आंसर राइटिंग करें तो ये बात जरूर लिखें। वो सबसे बेहतर इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एशियाटिक लाइन है, एशियाटिक लाइन मतलब गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में आपको एशियाटिक लाइन देखने के लिए मिलेंगे। बब्बर शेर जिनको हम बोलते हैं, तो थोड़ा से अफ्रीका लाइन्स की तरफ होते हैं, अफ्रीकन लाइन की तरफ। बब्बर शेर, एशियाटिक लायन, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात से जो लाए हुए एशियाई शेर हैं, उनको रीइंट्रोडक्शन, उनको पुनर्वासित करने की जो जगह है वो कुनो नेशनल पार्क में ही काम चल रहा है। कौन से नेशनल पार्क में काम चल रहा है? कुनो नेशनल पार्क में। तो कुनो नेशनल पार्क को गिर राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए गिर शेरों के शरणा स्थली के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आपको मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जो मेन फैक्ट्स थे इसके बारे में वो मैंने आपको बताए हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान, अगला राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का आपको मिलेगा, वो है राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। कौन सा है? राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, नेशनल फॉसिल पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में 4 ही नेशनल फॉसिल पार्क है, जिनमें से एक मध्य प्रदेश में भी है। जब इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो उसमें जब नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे। बट अभी मैं इसके बारे में पढ़ा रहा हूं तो इसी के बारे में पढ़ाऊंगा, सिर्फ ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये जो नेशनल पार्क है डिंडोरी जिले में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में। डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में जो शाहपुरा, मेरे ख्याल से इसमें एक जगह पड़ती है, शाहपुरा ब्लॉक लेवल की जगह है, उस शाहपुरा जगह पर ये स्थित है। ठीक है, इज दैट क्लियर? कौन सी जगह? शाहपुरा जगह, डिंडोरी जिले में। 1983 में इसको फॉसिल नेशनल पार्क बनाया गया। 1983 में, 1983 में उसका क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 0.27 वर्ग किलोमीटर, मतलब आधा किलोमीटर भी पूरा नहीं है, 0.27 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का। ठीक है, और प्रथम जीवाश्म उद्यान है मध्य प्रदेश का, ये मैं बता दूं आपको। और एक और बात, कान्हा नेशनल पार्क एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क दोनों के बीच में पड़ता है ये। और आप देखेंगे डिंडोरी को तो कान्हा नेशनल पार्क और कौन सा नेशनल पार्क? बांधवगढ़, उमरिया एंड मंडला, दोनों के बीच में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इस राष्ट्रीय उद्यान में एक जीवाश्म बहुत ज्यादा फेमस है, और उस जीवाश्म का नाम क्या है? उस जीवाश्म का नाम है नीलगिरी जीवाश्म, जो सबसे प्राचीनतम जीवाश्म है इंडिया में पाया जाने वाला। कैसा? सबसे प्राचीनतम जीवाश्म। ठीक है, एंशिएंट जो फॉसिल है वो कौन सा है? नीलगिरी जीवाश्म। और नीलगिरी जीवाश्म कहां है? वो है डिंडोरी के जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में, जो अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है। यहां आपको पाम जीवाश्म भी देखने के लिए मिलेंगे, पाम के फॉसिल्स भी देखने के लिए मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां अगर आप जाएंगे तो अपने आपको डायनासोर के अंडे भी देखने के लिए मिलेंगे, है ना। डायनासोर के अंडे भी यहाँ जीवाश्म के रूप में जो है संरक्षित किए गए हैं। और यहां पर बहुत फेमस है हाइफाइनाइट जीवाश्म। कौन सा जीवाश्म?
हाइफेनेट जीवाश्म। फिर से सुन लीजिए, नीलगिरी जीवाश्म बहुत ज्यादा फेमस, पाम जीवाश्म, डायनासोर के अंडों के जीवाश्म और हाइफेनेट जीवाश्म जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है और जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो एक बार रिमाइंड कर दूं सारे, क्योंकि मैंने आपको बोल बोलकर आज पढ़ाया है। बोर्ड पर अगर मैं यही लेक्चर पढ़ाता तो मेरे ख्याल से पौने एक घंटे का बनता, लेकिन मैंने जनरली बैठकर आपको चीजें समझाने की कोशिश की, मेरे ख्याल समझ में आया भी आपको होगा। फिर से आप सुन लीजिए, हमने जिन्ने नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लिया है। हमने मध्य प्रदेश के जो मेन नेशनल पार्क पढ़े हैं, सबसे पहला कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तीसरा पन्ना नेशनल पार्क, चौथा कौन सा नेशनल पार्क हमने पढ़ा था, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ठीक है, माधव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क मेरे ख्याल से अभी छूटा हुआ है हाँ, मैं भी शायद हमने संजय गांधी नेशनल पार्क अभी नहीं पढ़ा है, संजय गांधी नेशनल पार्क हमारा छूटा हुआ है, सतपुड़ा नेशनल पार्क हम पढ़ चुके हैं और जीवाश्म नेशनल पार्क और वन विहार हमारा हो चुका है। तो लास्ट जो बचा है संजय गांधी नेशनल पार्क, वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में करा देता हूं ताकि ऑलमोस्ट नेशनल पार्क आपके डन हो जाए। ठीक है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट लाइन संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में, वो ये कि जिस तरीके से पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आता है, उसी तरीके से संजय गांधी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आता है। मतलब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ज्यादा है, काफी ज्यादा है, लेकिन छत्तीसगढ़ से लगा हुआ भी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखने वाली है, बता दूं आपको वो क्या है। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछे अभी कि मध्य प्रदेश का वर्तमान में सर्वाधिक बड़ा नेशनल पार्क क्षेत्रफल में कौन सा है, तो कान्हा किस लिए है पता है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों अलग अलग नहीं हुए थे, जब विभाजन नहीं हुआ था, जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके क्या नहीं बनाया था, एक अलग स्टेट नहीं बनाया था, उस समय ऑल ओवर एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो हुआ करता था वो कौन सा हुआ करता था, संजय गांधी नेशनल पार्क हुआ करता था। कौन सा नेशनल पार्क, संजय गांधी। संजय गांधी को नेशनल पार्क बनाया गया 1983 में। कब बनाया गया, 1983 1983 में। ये दो जिलों में आता है, सीधी और सिंगरौली। कौन से जिले, सीधी और सिंगरौली। सीधी 2008 से पहले मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी और सिंगरौली 2008 के बाद मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, क्योंकि सिंगरौली को किससे अलग करके जिला बनाया गया है, सीधी से ही अलग करके जिला बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। कोयले की खदानें, कोयले का काम वहां बहुत ज्यादा होता है ना, कोयले की बहुत मोटी मोटी परतें जहां पाई जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी उसको कहा गया है, एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी। सुना होगा आपने, ये तो नहीं सुना तो आप सुन लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख लीजिए इसमें आगे, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 466.66 466.66 466.66 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। और इसे 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। ध्यान रहे, इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया है, 2008 में शामिल किया गया है। इज दैट क्लियर? इस राष्ट्रीय उद्यान के निकट डुबरी सेंचुरी इसके निकट पड़ती है, बगदरा सेंचुरी इसके निकट पड़ती है और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी इसके निकट पड़ता है। तो 3 अभ्यारण्य इसके निकट हैं, डुबरी अभ्यारण्य, बगदरा अभ्यारण्य और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। इज दैट क्लियर? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बुक है इस राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर से, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था द जंगल बुक, पेंच नेशनल पार्क से रिलेटेड रुडयार्ड किपलिंग ने जो लिखी। ऐसे यहां पर एक बुक बहुत फेमस चलती है, बायोडायवर्सिटी कंसेप्ट एंड इट्स थ्रेट असेसमेंट विंध्यान रेंज। फिर सुन लीजिए, बायोडायवर्सिटी कंसेप्ट एंड इट्स थ्रेट असेसमेंट विंध्यान रेंज, जिसमें जिस बुक में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बायोडायवर्सिटी का वर्णन किया गया है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बायोडायवर्सिटी के बारे में बताया गया है। आई होप साथियों इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और जो जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो भी आपको क्लियर हुई होंगी। अब मैं पहले भी मैं बता चुका हूं, वीडियो है इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं चाहूं तो एक बार सारे राष्ट्रीय उद्यानों का 5 मिनट में आपको क्विक रिवीजन भी दे सकता हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपने नोट किया है, आपको रिवीजन चाहिए तो आप वीडियो को फिर से उधर पीछे कर लीजिए और आराम से पॉज करके आराम से वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ताकि बड़ा वीडियो बहुत ज्यादा ना बने। इसलिए मैं इस चीज को यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में एमपी की नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, ठीक है। और कोरोना काल में जिस तरीके से स्थिति अभी चल रही है, उस स्थिति में अगर आप घर से कहीं निकल रहे हैं तो प्रॉपर मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, ठीक है। जितना ज़्यादा सुरक्षा हो सके अपनी सुरक्षा का विशेष तौर पर ध्यान रखें, चीज़ों को बहुत हल्के में ना लें, ठीक है। और मैं कहूँगा माइंड पे बहुत ज़्यादा उसका लोड भी ना लें, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर रखें, डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहें और दिमाग को भी
जिंदा रखें, दिमागी एक्टिविटीज भी डेली करते रहें, निरंतर पढ़ते रहें, ठीक है, निरंतर अपने काम को जो नियमित तौर पर करें, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।